हैं कौन सा चैप्टर नंबर 2, तो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जब प्रिंसिपल कहते हैं तो काफी बार हमें स्कूल प्रिंसिपल की याद आती है, मुझे पता है, बट वहां पे स्कूल प्रिंसिपल एंड दीज प्रिंसिपल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। अब बात ये आती है कि मैम डिफरेंट है, क्या अलग है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस, स्पेलिंग ही अलग है ना। देखिए ऐसा नहीं है। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो ये जो आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इनको हम कहते हैं कि दे आर जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है, तो ये जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है। गाइडलाइंस क्या होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं। गाइडलाइंस क्या होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम यहाँ पे मैनेजमेंट या एज अ मैनेजर हम बात करें, तो मैनेजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड दैट इज टू टेक डिसीजंस लेना। और ये जो डिसीजंस हम लेते हैं कभी भी बहुत जरूरी है कि ये डिसीजंस जो है राइट भी हो, राइट, एंड इसका जो टाइमिंग है वो भी राइट हो। सो राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। बट ये डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही डिसीजन है क्या गलत डिसीजन है, यही चीज है जहां पे हम अटकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये एक तरीके से क्या है, गाइडलाइंस है। किनको गाइड करता है, तो इन अ वे आप कह सकते हो आपके जो कंपनी का मैनेजमेंट है इनको ये गाइड करता है, ठीक है। इनको ये बताता है कि जब हम डिसीजंस लेते हैं तो कौन से बेसिस पे डिसीजंस लेने चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या दिमाग में रखना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजंस ले। और ये ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो रहा है, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। बिजनेस है तो डिसीजंस लेने होते हैं, कंपनी चलानी है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है कि ये करना है, ऐसे करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स जो है इस तरीके से गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि सब इसको पढ़कर इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है कि वो अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इस तरीके से बनाए कि उनका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बने। तो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहली चीज ये जनरल गाइडलाइंस है। और जब ये गाइडलाइंस बनाई गई थी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखी गई थी। क्या ध्यान में रखी गई थी, तो ये गाइडलाइंस को बनाते वक्त हमने स्टडी किया था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेटा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, तो हम कहते हैं ना ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो वैसा होगा। सो दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या करने से क्या रिजल्ट मिल सकता है, कौन सी एक्टिविटी करने से कौन सा रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे जब हम प्रिंसिपल्स बताते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि आपको ये करना चाहिए, हम उसको वैलिडेट करते हैं मतलब क्या, तो हम एक कारण देते हैं कि अगर आपको ये चीज करनी है या आप इस चीज को फॉलो करते हो या ये चीज के हिसाब से आप काम करते हो तो आपको ये रिजल्ट मिल सकता है, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो ये क्या बताता है, इन अ वे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो आपको बताता है। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो एक तरीके से जनरल गाइडलाइंस है जो ज्यादातर मैनेजर्स जो है, मैनेजमेंट जो है फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं, सो दैट वो अपने कंपनी में राइट डिसीजंस ले सके, अच्छे से डिसीजंस ले सके, अपनी कंपनीज को सक्सेसफुली रन कर सके। एंड ये जो गाइडलाइंस है ये बेस किसके ऊपर होती है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसका मतलब क्या होता है कि ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कौन से एक्शन का क्या नतीजा होगा, ये फॉलो करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा और अगर नहीं फॉलो करोगे तो क्या दिक्कत आ सकती है। राइट, बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलिए आगे जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझने के बाद, लाइक आई ऑलरेडी सेड, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो मैंने जैसे आपको बताया ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स है एंड ये जनरल गाइडलाइंस है। किनके लिए, तो मैनेजमेंट के लिए, कि वो जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस को यहाँ पे ले सके। राइट, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रिंसिपल्स है कभी भी रिजिड नहीं होते। तो मैम क्या होते हैं, देखिए ये प्रिंसिपल्स कभी भी होते हैं फ्लेक्सिबल। क्या होता है फ्लेक्सिबल या क्या होता है रिजिड।
अब जैसे हेनरी फ्योन ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हर एक कंपनी को सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं और ऐसे ही करने हैं। देखो ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? काफी बार ऐसे होता है कि कुछ प्रिंसिपल जो है मेरे कंपनी में यूजफुल ही नहीं है। आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। एक प्रिंसिपल, वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योन ने दिया था वो था डिविजन ऑफ वर्क। कौन सा था? डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, पहला का पहला प्रिंसिपल। अब ठीक है, आपने तो प्रिंसिपल बनाया डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क का मतलब क्या कि जो भी आपका टोटल काम है, जो भी आपका टोटल काम है, इनको आपको डिवाइड करना चाहिए और ये जो काम है डिफरेंट डिफरेंट लोगों को आपको अलॉट करना चाहिए। आगे प्रिंसिपल को डिटेल में जरूर समझाऊंगी, यहाँ पे बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो भी आपके पास काम है आप उसको बांटो और हर एक व्यक्ति को एक एक काम दे दो। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति पे आपने सारा काम डाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर छोटी सी कंपनी है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक काम के लिए एक ही व्यक्ति है, तो बांटोगे किस में? बड़ी कंपनीज है, ठीक है, बड़ी टीम होगी, बट अगर छोटी कंपनीज है तो टीम छोटी छोटी होगी। हो सकता है कि एक काम के लिए एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़े, तो ऐसे टाइम पे डिविजन ऑफ वर्क पॉसिबल ही नहीं है, तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल्स है, हमने इसको जनरल गाइडलाइंस बना दिया कि ये आप कर सकते हो। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, करो। अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई ही नहीं होती तो आप उसको मत करो। आपको लगता है इसको ऐसे नहीं, थोड़ा अलग वे में करना चाहिए, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बना है तो उसको वैसे के वैसे फॉलो करना है। दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। बहुत ही सिंपल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया एक स्टोरी फॉर्मेट में कि कैसे ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आपके लिए फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है ये एक मैनेजर है, ये जो व्यक्ति है ये एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है और हर साल मैनेजमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने टीम को लेकर। तो उसके पास इस बार एक डिसीजन आया है कि ईयर एंड आया है, डिसाइड करना है कि भाई किसको प्रमोशन दे। हर साल इंक्रीमेंट, प्रमोशन, बोनसेस ये मिलते हैं, तो उनको ये डिसीजन लेना है कि हम, मेरी ये जो टीम है उसमें से हमें किसको प्रमोशन देना चाहिए, राइट? किसको हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो प्रमोशन देना चाहिए। अब प्रमोशन के लिए आप जब डिसीजन लेते हो, इसके जनरली दो तरीके जो है फॉलो होते हैं। दो चीजों पे या दो बेसिस पे जो है आपके प्रमोशन होते हैं। कौन से दो बेसिस? तो फर्स्ट आपका बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, या तो आप इसको कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एज, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी जब हम प्रमोशन करते हैं तो हम पूरी टीम में जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, मान के चलो ये व्यक्ति सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, एज में सबसे बड़ा है, तो मैंने जो है चूज कर लिया कि इस व्यक्ति को मैं प्रमोट करूंगी। तो यहाँ पे जो मैंने प्रमोशन का डिसीजन लिया, कौन से बेसिस पे लिया? ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, मतलब एज और एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने यहाँ पे प्रमोशन लिया। अब ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस में फॉलो होता था, आज कुछ ही जगहों पे हार्डली फॉलो होता है, बट पहले यही बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता था। आज की तारीख में जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं वो कहते हैं कि हमें अगर प्रमोशन डिसाइड करना है तो हमें काम को देखकर करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति है जिसने ज्यादा मेहनत करी है, जिसने ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, जो कि कई हद तक सही भी है। तो यहाँ पे सेकंड जो है मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब जिसने ज्यादा काम किया है, जिसने ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रमोशन करूं। अब हो सकता है सीनियोरिटी वाला ही ज्यादा मेहनत करे, या ये भी हो सकता है कि पूरे टीम में जो है ये व्यक्ति सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा काम किया है उसने, सबसे ज्यादा मेहनत की है, सबसे ज्यादा उसने रिवॉर्ड्स लाए हैं, राइट? तो ऐसे केस में अगर मैं सेकंड ऑप्शन के थ्रू जाती हूं तो मैं इस व्यक्ति को प्रमोट करूंगी,